बिहार में चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ। लालू जी को ज़्यादा टारगेट कर हाँ, रहे थे, बंगाल लालू में। परिवार। हाँ, नीतीश कुमार का तो नाम भी नहीं लिया नाम उन्होंने। भी नहीं थी। नीतीश कुमार की चर्चा भी नहीं की। मतलब नीतीश कुमार की ईमानदारी पे कह सकते हैं कि उनको थोड़ा नीतीश कुमार की छवि तो साफ सुथरी है, जी। कभी कोई बड़ा आरोप लगा जेपी लोहिया से भी तुलना कोई आरोप भी नहीं लगा उन पर, तो उन पर कैसे कहेंगे कि न तो परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, न भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं आज की तारीख में। लालू एक तो कमजोर नीतीश का नाम नहीं लिया, लेकिन लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। लालू परिवार पर बोलते तो भी समझ में आती। किसको छोड़ा? सपा, मायावती, किसको छोड़ा? किसी को नहीं ममता छोड़ा। बनर्जी, किसी को नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी पर भी बोले। जी। नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने भाषणों में जिस प्रकार से विपक्षियों को निशाना ले रहे हैं और नाम ले लेकर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सीधे एकदम धमकी दे रहे हैं, और जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसके बाद ये चीज़ें उनकी भाषणों में लगातार दिख रही है और लग रही है। तो इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर अभी हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी का भाषण 14 और 19 के बजाय इस बार सीधे तौर पर नाम ले करके जिस प्रकार से धमकी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एकदम अब वो खुले मन से कह रहे हैं कि गलत हो गए तो फिर हम अपना CBI, EDI तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। मोदी को कभी इस तरह भाषण देते देखा नहीं गया है, मुझे याद नहीं। जी जी। मोदी जी कभी भी किसी का नाम लेते नहीं थे, क्योंकि उनका जो इमेज है वो क्या कहा जाएगा उसको, बहुत बड़े नेता की उच्च स्तर का, ठीक है ना, लार्जर देन लाइफ उनका इमेज है। तो वो किसी नेता का नाम लेते ही नहीं है। जिस नेता का नाम लेते हैं वही बड़ा नेता बन जाता है। तो वो किसी नेता का नाम अपने मन से नहीं लेते, क्योंकि आपका मेरा किसी का नाम ले ले तो बड़ा नाम हो जाएगा। लेकिन पहली बार मोदी जी चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव है दिसंबर महीने में। जी जी। तो चुनाव प्रचार में गए तो जिस तरह से उन्होंने नाम लेकर गिनाया, मुलायम सिंह को गिनाया कि भाई मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सपा को वोट दीजिए, ठीक है। उन्होंने गिनाया कि अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके भाई बहनों बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आरजेडी को वोट दे दीजिए। उसी तरह से उन्होंने देश के तमाम नेताओं के नाम लिए। अगर भ्रष्टाचार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांधी परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दे दीजिए। किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। वाम दल से लेके ममता, मुलायम, अखिलेश, लालू यादव, स्टालिन, सबका नाम लिया और नाम लेकर हमला किया और गिनाया कि कितना हजार करोड़ का घोटाले का आरोप इन नेताओं पर है। जी। अब जब ये भाषण सुन रहे थे तो लग रहा था कि मतलब ज़्यादा गुस्से में है या फिर जो महागठबंधन की विपक्षियों की बैठक हो रही है उससे वो थोड़ा सा हड़बड़ी में या असहज हैं, ये सवाल उभर रहा था। नहीं, आपका सवाल समझ गया मैं कि आप कह रहे हैं कि धमकी दे रहे थे। जी जी। तो देखिए, एक तरह से धमकी ही समझिए जी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, एक तो नाम गिनाया कि भ्रष्टाचार में कौन कौन नेता। साहब बोले कि हम जेल भेज के रहेंगे, पकड़वा के रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये तमाम भ्रष्टाचार के आरोपी नेता इसीलिए गोलबंद हो रहे हैं, उनकी जुगलबंदी इसलिए हो रही है क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़े हुए। मोदी ने सबके भ्रष्टाचार का फाइल भी सुनाया, पढ़कर सुनाया कि किस नेता पर कितने करोड़ का घोटाले का आरोप है। बिहार में चारा घोटाला हुआ, अलकतरा घोटाला हुआ। लालू जी को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे, बंगाल लालू में परिवार। हाँ, नीतीश कुमार का तो नाम भी नहीं लिया उन्होंने। नीतीश कुमार की चर्चा भी नहीं की। मतलब नीतीश कुमार की ईमानदारी पे कह सकते हैं कि उनको थोड़ा, नीतीश कुमार की छवि तो साफ सुथरी है, कभी कोई बड़ा आरोप लगा जेपी लोहिया से भी तुलना कोई आरोप भी नहीं लगा उन पर। तो उन पर कैसे कहेंगे कि न तो परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं, न भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकते हैं आज की तारीख में। लालू एक कमजोर, नीतीश का नाम नहीं लिया, लेकिन लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। लालू परिवार पर बोलते तो भी समझ में आती। किसको छोड़ा? सपा, मायावती, किसको छोड़ा? किसी को नहीं ममता छोड़ा। बनर्जी, किसी को नहीं छोड़ा। ममता बनर्जी पर भी बोले। जी। तो सारे घोटालों के बारे में बताया और गिनाया और कहा कि कितने करोड़ का किसने घोटाला किया है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जेल भेजेंगे। सबको दिख रहा है जेल का। तो क्या देखा जाए, 24 का एक हड़बड़ी था उनमें या फिर उम्र का? नहीं, मोदी तो बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर आज की तारीख में है। उम्र का अब विदेश जाते हैं तो पूरा एकदम। लेकिन उनका जो तेवर बदला है, जो स्टाइल बदला है, मुझे लगता है इसका मतलब यही है कि विपक्षी एकता की जो पहल हो रही है, विपक्षी एकता की बनाने के लिए जो पहल हो रही है। और पहली बार जो पटना में बैठक हुई उसमें 15-16 दलों के बड़े नेता यहाँ आए
जी। और सब में सहमति बनी कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना है, उससे बीजेपी की चिंता बढ़ी है। जी। क्योंकि आप जोड़ लीजिए, अगर वोटों को विपक्ष के और बीजेपी को मिले वोटों को अगर गिन लीजिए, जोड़ लीजिए, बीजेपी पीछे हो जाती है। नहीं, हाँ, पूरा विपक्ष अगर मुलायम सिंह, मायावती, कांग्रेस, स्टालिन, सबको गिन ली, ममता, सबके वोटों को जोड़ लीजिए, जो भी नेता यहाँ पर आए थे, जिन दलों के नेता यहाँ आए थे पटना की बैठक में, केवल उनके वोटों को जोड़ लिया जाए तो बीजेपी के लगभग बराबर हो जाता है। वो बिल्कुल बीजेपी से ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी के बराबर जरूर हो जा रहा है, 11 करोड़ के आसपास। तो अगर वाकई ये गोलबंदी हो गई तो चुनौती बढ़ जाएगी। और गोलबंदी चाहे जिस कारण से हो, डर से हो, जेल जाने के डर से हो, पार्टी बचाने के डर से हो, जिस कारण से हो, गोलबंदी अगर हो गई तो नुकसान तो बीजेपी को ही होगा। तो पहली बार लग रहा है मोदी को कि ये चुनौती है। और बीजेपी में आप जानते ही हैं कि सब एक ही चेहरा है, वो मोदी का चेहरा। बीजेपी जिस राज्य में भी चुनाव लड़ती है, मोदी के चेहरा को आगे रख के लड़ती है। बीजेपी ने कभी राज्य के किसी बड़े चेहरे को आगे नहीं किया, मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी वोट मांगती रही है। कर्नाटक में भी बीजेपी ने वही किया, लेकिन बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, हार मिली है। क्या मोदी जी तो का उसके बाद चिंता बढ़ी है बीजेपी की, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के सर्वे आ रहे हैं, दूसरे राज्यों, वहाँ पर तो कांग्रेस को दिखाया जा रहा है थोड़ा, बिल्कुल। अब राजस्थान है, राजस्थान का की परिपाटी यही रही है कि वहाँ एक बार कांग्रेस की बनती है सरकार तो दूसरी बार बीजेपी की बनती है। पहली बार लग रहा है कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 4 बड़े स्टेट हैं। हाँ, और भी कई 5 राज्य, एक और राज्य, तो तेलंगाना भी शायद है, जी याद है। तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो बहुत अहम चुनाव है। सेमीफाइनल, उस चुनाव को आप सेमीफाइनल कह नहीं सकते हैं, सेमीफाइनल मान कर चलिए, क्योंकि 5 विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है, 5 में से 5 हार जाती है, तब तो विपक्ष का हौसला और बढ़ जाएगा। बीजेपी बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी। हो सकता है कि 5 विधानसभा सीट हारने के बाद, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने के बाद तो बीजेपी में ही बगावत हो जाएगी। मोदी के चेहरे को मगर ऐसा मोदी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता आज की तारीख में, है ना भाई। मोदी वन मैन शो है, लार्जर देन लाइफ। ये कर्नाटक हार चुकी है, जो बड़ा स्टेट में था कर्नाटक हार चुकी है। गोवा में चुनाव है, वहाँ 2018 में सर, मध्य प्रदेश में मुश्किल दिख रही है। तो मुश्किल तो हर जगह दिख रही है। 2018 में याद आता है कि वो तीनों स्टेट हार चुके थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बाद में बहुमत लाते हैं बीजेपी के लोग, बिल्कुल जोड़ तोड़ कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके। मगर 2019 के पहले ही ठीक चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये तमाम जगहों पर जीत ली थी वो कांग्रेस। मगर फिर लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस। लेकिन परिपाटी जो परंपरा रही है अब तक, जो होता रहा है, उसी को आधार बना के कोई प्रेडिक्शन करता है। लेकिन अभी जो सर्वे खबरिया चैनलों के आ रहे हैं, उससे तो यही नतीजा निकल रहा है कि बीजेपी आज की तारीख में पीछे, इन 5 राज्यों में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ पर भी बहुत मजबूत नहीं है। तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा ना कि भाई अपनी रणनीति में एक बदलाव करना होगा। तो मोदी के का स्टाइल बदला है, इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं, ज़्यादा हमला होंगे, और विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर हमला कर रहे हैं। वो धमकी भी एक तरह से दे रहे हैं कि भाई छोड़ेंगे नहीं, जिस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है उसको तो भीतर भेजेंगे। तो इसका भी असर होगा। बहुत लोग डर के पहले ही किनारा कर लें। मायावती को आप देख ही रहे हैं, विपक्ष के साथ खड़ी नहीं है। स्टालिन कैसे किनारे हो गए, नहीं देखा हो गए, वो भी किनारे हो गए। बहुत ऐसे नेता हैं जो केजरीवाल खुद विपक्ष के साथ खड़े नहीं हैं। केजरीवाल खड़े हुए, केजरीवाल की भी गर्दन फंसी हुई है। केजरीवाल अब सिविल यूनिफॉर्म कोड पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है, उनका मकसद होगा कांग्रेस को झटका देना, लेकिन कांग्रेस को झटका देने के लिए आप बीजेपी के साथ खड़े हो गए। तो विपक्ष की एकता की जो मुहिम चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आरएसएस भी चिंतित है। आरएसएस भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। तो अब देखना यह है कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मोदी का चेहरा कितना कामयाब होता है, क्योंकि मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी ही हर जगह स्टार प्रचारक है, दूसरा कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो क्या ये मोदी का नाम इन विधानसभा चुनाव में चलेगा, सिक्का उनका चलेगा? अगर चल गया तो मोदी तो और बड़े हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे।
और अगर हार गई बीजेपी तो कांग्रेस पार्टी का मनोबल और ऊंचा हो जाएगा और विपक्षी गोलबंदी की जो कोशिश चल रही है वो बहुत कामयाब हो जाएगी। तब मुकाबला कांटे का हो जाएगा। 303 सीटें हैं बीजेपी के पास, बिल्कुल, लेकिन वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। विपक्ष के वोटों को आप जोड़ लीजिए तो लगभग बराबर है जी, लेकिन विपक्ष का वोट बटा हुआ था, इसलिए बीजेपी को सफलता मिल गई। लेकिन इस बार विपक्ष अगर गोलबंद हो गया और नीतीश कुमार के फार्मूले पर सहमति बन गई, क्या तो फार्मूला पास हो जाएगा। क्या फार्मूला है? सारे विपक्षियों का एक उम्मीदवार है। हर सीट पर विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। जी। अगर ये फार्मूला लागू हो गया जी, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। लागू हो गया और सभी दल कामयाब हो गए अपने वोट को ट्रांसफर कराने में, जी, तब सफलता मिलेगी। बिल्कुल, ठीक है ना? जी। तो वोट ट्रांसफर हो सकते हैं जब लेकिन सच्चाई ये है कि केवल नेताओं के मिलने से कार्यकर्ता अभी बिहार में ही सर जो है कि जो चलता है खबर कि जहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वहाँ पर जदयू के लोग वोट नहीं करेंगे, जहाँ जदयू के होंगे वहाँ आरजेडी के लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसी बातें चलती है और उनके कार्यकर्ता बोलते हैं, समर्थक। देखिए, इस तरह का खतरा तो है जी, क्योंकि आरजेडी के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगले सीएम बने। जी, नीतीश कुमार घोषणा भी कर चुके हैं कि उनके नेतृत्व में ही अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा विधानसभा का। जी, तो ये खतरा है कि कहीं नीतीश कुमार बहुत मजबूती के साथ आ गए, बहुत ज़्यादा विधायक जीत कर उनके आ गए, तो हो सकता है कि फिर मुख्यमंत्री कुर्सी पर उनका दावा हो जाए। जी, उनकी पार्टी उस डर से धोखा हो सकता है। जी, पिछले समय में भी ऐसा हुआ है 15 नीतीश कुमार के साथ। जी, तो वो सावधानी बरतनी पड़ेगी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि कैसे किसकी घेराबंदी करनी है, कब किसके साथ खड़ा होना है, कब किसके विरोध में चलना है। वो पूरी तरह से दिमाग में उनका तय पार्टी सेट करके अपना चलते हैं। बिल्कुल। तो ये बात कर रहे थे हम नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से हमलावर हुए हैं उसको लेकर। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी थे, तमाम बातें बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।